हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ की हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। बिना इसके हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल इमेजिन करो आप कि एक टेबल है जिस पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है? अगर आप बुक को अपने से दूर धकेलोगे, यानी कि बुक को पुश करोगे, तो वो क्या करेगी? वो आगे की ओर मूव करने लगेगी। और उसी बुक को जब आप अपनी ओर खींचोगे, यानी कि पुल करोगे, तो वो आपकी तरफ आने लगेगी। फोर्स एक पुश एंड पुल है जिससे हम ऑब्जेक्ट के मोशन को बदल सकते हैं। हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो आपको एग्जाम्पल देती है कुछ एक्टिविटी का जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हो। जैसे कि कोई बॉक्स है, जब आप उसको लिफ्ट करते हो, उठाते हो, यानी कि पुल करते हो, ठीक है? तो आप क्या करते हो? फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हो, ठीक है? ये यहाँ पे एक रॉक है जो कि एक प्यारा सा बच्चा, आपके जैसा ही एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जो है उसे क्या कर रहा है? पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यानी कि क्या कर रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है? ये एक हैवी सा सोफा है और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, है ना? हमारे ड्राइंग रूम में ये जहाँ रखा हुआ ये हमें सही नहीं लग रहा, लेकिन ये तो बड़ा हैवी है। तो क्या किया गया है यहाँ पे? ये दोनों मैन मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये मैन जो है ये इसे पुश कर रहा है और दूसरा मैन उसे पुल कर रहा है, ठीक है? यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, जिससे ये सोफा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है। तो इन एग्जाम्पल से आप क्या समझ पाते हो कि फोर्स पुश और पुल है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं। अब हम फोर्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंस, a push or pull on an object is called force. Thus we can say that the motion imparted to object is due to the action of a force. जैसा कि मैं तब से आपको समझा रही थी कि फोर्स क्या है? पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन कर रहा है, ये फोर्स डिसाइड करता है। फोर्स जो है यही डिसाइड करता है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन कर रहा है। फोर्स के बारे में कुछ और चीजें भी समझते हैं, ठीक है? जैसे कि बेटा आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा टग ऑफ वॉर में, ठीक है? तो टग ऑफ वॉर जीतने के लिए क्या चाहिए? टग ऑफ वॉर में 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती है ना, तो कौन सी टीम जीतती है? जो टीम ज्यादा फोर्स लगाती है। और जब तक दोनों टीम इक्वल फोर्स लगा रही होती हैं, तब तक रोप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। लेकिन जैसे ही एक टीम ज्यादा फोर्स लगा देती है, अप्लाई ज्यादा फोर्स कर देती है, रोप जो है वो उसकी तरफ मूव कर जाती है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि कोई बहुत हैवी सा बॉक्स है या कोई और हैवी ऑब्जेक्ट है। अगर आपको उसको मूव करना है तो क्या आप अकेले उसको मूव कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लोगे उसको मूव करने में, या अपने किसी फैमिली मेंबर या जो भी है आपके आसपास, उसकी हेल्प लोगे उसे मूव कराने में, फिर शायद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाओ, ठीक है? लेकिन जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
ओके, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इस पे फोर्स F1 फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जगह पर रेस्ट पर ही रह जा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसे और फोर्स की जरूरत है कि ये अपनी जगह से मूव कर पाए। तो क्या अगर आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में आकर के फोर्स F2 लगाने लगे तो क्या ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए आपके फ्रेंड को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में बेटा आप फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में जो है आपके फ्रेंड को भी फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में आपके फ्रेंड को भी फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये समझ रखा है कि फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करता है। यहाँ इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तभी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यानी कि यहां से आप क्या सीखते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है वही डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है कि एक थर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगने लगता है, F3 फोर्स, ठीक है। दो फोर्सेस जो है वो लेफ्ट से राइट में लग रहे हैं, F1 एंड F2। एक थर्ड फोर्स है F3 फोर्स, वो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ, किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड होगा इससे कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F1 और F2 ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा है या F3, इन दोनों में से जो फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको टग ऑफ वॉर में भी तो यही होता है ना, दोनों टीम फोर्स लगा रही होती हैं और जब तक फोर्स इक्वल होता है, जब तक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट होगा, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट होगा, अगर F1 F2 के इक्वल है तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट फिर मोशन नहीं करेगा, स्पीड उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर F1 F2 से बड़ा हो जाता है, F1 क्या हो जाता है, F2 से ग्रेटर हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट किधर की ओर मूव करने लगेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने लगेगा, मूव करने लगेगा, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वही अगर F2 ग्रेटर हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट मूव करने लगेगा। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, यहां से आप ये बातें समझ पा रहे हैं कि फोर्स ही वो है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करता है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन करेगा ये भी फोर्स ही डिसाइड करता है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट के मोशन की वो फोर्स डिसाइड करेगा जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि फोर्स अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। आप लोगों ने गेम्स तो खेल रखे होंगे ना, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है।
तो इन्हीं से हम समझते हैं कि ये फोर्स एग्जैक्टली अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है। ओके, तो जैसे कि जब आप अपने बैट से बॉल को हिट करते हो तो फोर्स क्या करता है, फोर्स बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। फिर बेटा जब आप बैडमिंटन खेलते हो उसमें भी फोर्स यही करता है, जब कि आपकी जो कॉक है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जब आप फुटबॉल प्ले कर रहे होते हो तो फोर्स क्या करता है, फोर्स आप बॉल को किक करते हो, उससे क्या होता है कि स्पीड जो है वो बॉल की इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर जो आपका गोलकीपर होता है, जब वो बॉल के सामने आ जाता है तो वो क्या कर देता है, बॉल को स्टॉप कर देता है फोर्स अप्लाई करके, है ना। तो यहाँ फुटबॉल में आप क्या देख पा रहे हो कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज करके स्टॉप भी कर सकता है। क्रिकेट में के एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जिसमें आप ये देख सकते हो कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, उसे इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है और डिक्रीज करके उसकी स्पीड को जीरो भी बना सकता है, यानी कि उसको रेस्ट पे भी ला सकता है। और अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, जैसे कि एक बॉल है जो कि रेस्ट पर है, आप उसे किक करके मोशन में भी ला सकते हो। तो आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हो। तो फोर्स क्या करता है, एक रेस्ट में जो बॉडी है उसे मूव करा सकता है, एक मूव कर रही बॉडी की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसे स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी क्या कुछ फोर्स कर सकता है? मम्मी घर पे रोटियां बनाती है टेस्टी टेस्टी, तो जो वो आटे का पीड़ा होता है, आपका गुथा हुआ आटा जो होता है, मम्मी उस पर क्या करती है, उस पर मम्मी फोर्स लगाती है। फोर्स लगाती है मम्मी, जब मम्मी फोर्स लगाती है तो क्या होता है, आटे के पीड़े की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अगर आप साइकिल चलाते होगे बेटा तो आप देखते होगे कि जब आप सीट पर बैठते हो तो जो सीट का शेप है वो चेंज हो जाता है, या सोफे पे भी बैठते हो तो उसका शेप भी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स शेप को भी चेंज कर सकता है, ओके। रबर को आप जब स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर आप जैसे ही उसको छोड़ देते हो बेटा वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो जब तक उन पे फोर्स लगेगा तब तक ही वो अपना शेप चेंज करेंगे, उसके बाद वो अपने इनिशियल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो परमानेंटली उन पे फोर्स लगने पर उनका शेप परमानेंटली चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है और उसके मोशन को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टेट क्या है। स्टेट का क्या मतलब होता है बेटा, स्टेट का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या कंडीशन है वो उसका स्टेट होता है, ठीक है। अब ये एक और टर्म थोड़ा समझते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है। एक तो आपने स्टेट्स पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट ऑफ मोशन बिल्कुल आप उस सॉलिड, लिक्विड, गैस से बिल्कुल उसको नहीं समझेगा कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके का मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और किस स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन हमको ये बताता है। इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बताना है
तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताना होगा। वेलोसिटी क्या होती है भाई? मैम आप बताइए हमको पहले तो वेलोसिटी क्या है। तो बेटा वेलोसिटी है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है बेटा? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बताना है तो हम क्या बताएंगे कि उसकी क्या स्पीड है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इन टर्म्स का मतलब स्टेट क्या होता है? स्टेट यानी किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो फोर्स बेसिकली क्या करता है? फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एंड ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स जो है आपका, फोर्स कैन चेंज shape of an object। फोर्स एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ motion of an object। और फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है और फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को भी चेंज कर सकता है। मैम ये क्या आपका मतलब है इस बात से कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मूव करा सकता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, तो ओके, तो फोर्स दो चीजें कर सकता है। फोर्स आज के बाद कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे कि फोर्स क्या कर सकता है भाई? फोर्स जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो उसे मूव करा सकता है, मूविंग है तो रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, और उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। इतना लंबा बोलने की जगह आप एक सिंपल सा वर्ड यूज करोगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या बताओगे आप कि फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स को भी समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है हम ये समझेंगे। ठीक है,
ये दोनों टर्म्स आपने सुना होगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग है ना। अच्छा, जैसे कि आप मुझे अभी देख रहे हो, ठीक है, कुछ सेकंड्स तक मुझे ऑब्जर्व करो। आप मुझे देख करके क्या कहोगे, मैम रेस्ट पर है या मूविंग है? तो आप कहोगे कि मैम तो रेस्ट पर है। अच्छा ठीक है, किस बेसिस पे आपने कहा कि मैं रेस्ट पर हूं? इस बेसिस पर कहा कि मैं अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हूं। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम कब कहते हैं कि वो रेस्ट पर है? जब वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अपनी जो आसपास की सराउंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए नहीं दिखता है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन वही सेम की सेम रह जाती है, तो आप क्या कहते हो कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? वो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है ना। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding. एक बॉडी को कहा जाता है कि वो रेस्ट में है अगर वो अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है, ठीक है। आपकी जो वॉल क्लॉक होगी बेटा, तो वॉल क्लॉक में आपके हैंड्स होते हैं, आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है एंड सेकेंड हैंड होता है। सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड दोनों को तो आप क्लियरली मूव करते हुए ऑब्जर्व कर लेते हो तुरंत, है ना, कि दोनों मूविंग है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप कहते हो कि वो किस में है? वो जो है वो मोशन में है। लेकिन जो आपकी आर हैंड होती है वो क्या है? उसकी पोजीशन बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही होती है उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप 1 आवर के बाद उसको देखते हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिससे आप ये समझ पाते हो कि वो भी मोशन में है बट बहुत स्लोली मूव कर रही है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक बॉडी जो कि रेस्ट में है उसमें और एक बॉडी जो मोशन है उसमें है। उसमें क्या डिफरेंस है कि जो रेस्ट में है उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी और जो मोशन में है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। बेटा आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट में है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट में है। एब्सोल्युटली रेस्ट में का क्या मतलब है मैम? एब्सोल्युटली रेस्ट में होने का मतलब है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो सबके लिए क्या हो? रेस्ट में हो, जिसे किसी भी पोजीशन से देखा जाए तो वो कैसा दिखे? वो रेस्ट में दिखे। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो सबके लिए हर पोजीशन से देखने पर रेस्ट में नजर आए। ओके, जैसे कि जब आप एक ट्रेन के अंदर होते हो, ठीक है, तो आपके जो बगल में बैठा हुआ पैसेंजर है, या जब आप एक कार में होते हो तो आपकी बगल वाली सीट पे बैठा हुआ जो पर्सन है वो आपको रेस्ट में नज़र आता है। लेकिन जो इंसान ट्रेन के बाहर से आप लोगों को देखेगा या जो कार के बाहर से आप लोगों को देखेगा, उसके लिए आप और वो पैसेंजर भी किस में होगा? मोशन में होगा। वो आप दोनों ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके लिए अर्थ रेस्ट पर है, लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर जाके अर्थ को ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो इसी तरह यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में एक वो होता है ना, नजरिए की बात है, ठीक है, कि आप कहाँ से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो, किस पोजीशन से देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठ करके उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहा है इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट उसे रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा। रेस्ट और मोशन की तो डेफिनेशन ये है कि कोई चीज़ रेस्ट में तब है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। कोई चीज़ रेस्ट में कब है बेटा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब है जब वो क्या कर ले रहा है? चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट या
मोशन में तो तब होगा, उसकी डेफिनेशन तो क्लियर है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो रेस्ट में है, सराउंडिंग की चेंज नहीं कर रही है तो रेस्ट में, और चेंज कर रही है तो मोशन में। लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिखेगा या मोशन में दिखेगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ऑब्जर्वर को एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिख सकता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो जो है वो मोशन में दिख सकता है। जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया, ठीक है, आप अर्थ पे रहोगे तो आपको अर्थ जो है वो रेस्ट पे दिख रही है, लेकिन आप अर्थ के बाहर जाके स्पेस में जाके अर्थ को देखोगे तो वो कैसे दिखेगी, वो मूव करती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो गर्ल है, ये जो गर्ल है आपके सामने, ये आपको कैसे दिख रही है, ये आपको रेस्ट में नजर आ रही होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो है पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो ये आपको कैसी नजर आ रही होगी, ये आपको रेस्ट में नजर आ रही है, ठीक है। वो लड़की जो कि कार में बैठ के मूव कर रही है, वो आपको कैसी नजर आ रही है, मोशन में नजर आ रही है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग चेंज होती जा रही है, उसकी पोजीशन जो है उसकी सराउंडिंग रिस्पेक्ट में बार बार चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। कॉज ऑफ मोशन, जैसे कि मैं तब से बता रही थी कि फोर्स क्या है, तो फोर्स एक पुश एंड पुल है विच चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करता है। बेसिकली फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन करे और किस तरीके का मोशन करे, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कॉज क्या होता है, तो बेसिकली मोशन का कॉज होता है फोर्स। मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स। फोर्स ही है मोशन का कॉज बेटा। द मेन कॉज इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो फोर्स ही है जो उसको मोशन कराता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो उसकी स्पीड किस तरह से चेंज होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सब भी जो है वो फोर्स से डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बेटा, जब आप साइकिल पे पेडल करते हो, यानी कि जब आप पेडल मारते हो साइकिल पर, तभी साइकिल क्या करती है, मूव करती है साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली मोशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। यहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया और साइकिल मूव करने लगी। अच्छा, आपने पेडल मारना स्टॉप कर दिया, ठीक है, आपने पेडलिंग करना स्टॉप किया। जब आपने पेडलिंग करना स्टॉप किया तो साइकिल मूव करते करते धीरे धीरे स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गई भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइकिल पे एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स मैम, फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि ये सरफेस लगा रही है साइकिल के ऊपर, जिसकी वजह से साइकिल क्या हो गई, साइकिल रेस्ट में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है एक साइकिल को रेस्ट से मूव कराने में, और यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है साइकिल को वापस रेस्ट में लाने में। अगर आप साइकिल पे बहुत तेजी से पेडलिंग करने लगोगे, साइकिल बहुत फास्ट भी मूव करने लगेगी, तो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगी साइकिल की स्पीड को भी इंक्रीज करने में। ये आप एक इमेज देख रहे हो, यहाँ पे कार की इमेज है ये, ठीक है। ये कार रेस्ट में तभी रहेगी जब इस पे जो टोटल फोर्स है वो जीरो लग रहा, जब पूरा जितने भी इस पे फोर्सेस लग रहे हैं सब एक दूसरे को अगर कैंसल आउट कर दे, सिर्फ तभी ये कार जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। अगर इस पे कोई भी नेट फोर्स लग रहा होता है, नेट फोर्स मतलब कि जब कई सारे फोर्सेस लगते हैं तो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं और एक दूसरे में एडअप भी होते हैं, तो जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स आता है अगर वो जीरो है सिर्फ तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अगर वो जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा, ओके। अब इन सब चीज़ों के बाद हम फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन को देखते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट capable of changing a body's state of rest or motion and the size and shape
ऑफ अ नॉन रिजिड एज वेल। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है और एक नॉन रिजिड बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है। नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल मैंने आपको रबर दिया ही था, आटे का पीड़ा उसका एग्जाम्पल दिया ही है आपको, है ना। और ऐसे एनवायरमेंट में और भी चीज़ें हैं जैसे कि बैलून हुआ, ठीक है। तो ये सब नॉन रिजिड बॉडी हैं, ठीक है। तो इनके शेप को जो है फोर्स चेंज कर सकता है। अब हम फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m फॉर मास ऑफ अ बॉडी, a फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। m क्या है? बॉडी का मास, और a क्या है? बॉडी की एक्सेलरेशन। फोर्स की SI यूनिट भी हम देख लेंगे यहीं पर। फोर्स की जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट है बेटा न्यूटन। ओके, न्यूटन के बारे में तो सभी जानते हैं कि न्यूटन ने फिजिक्स के लिए कितना वर्क किया है, कितना योगदान दिया है। तो फोर्स कि SI यूनिट उन्हीं के नेम के ऊपर रख दिया गया। तो फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। अब हम फोर्स की यूनिट्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। और फोर्स की CGS यूनिट क्या है? फोर्स की CGS यूनिट है डाइन। अब मैम ये SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होती है? दोनों में डिफरेंस क्या है ना? ये भी तो आपको जानना होगा। आप में से हो सकता है किसी किसी बच्चे को पता हो और किसी किसी बच्चे ने पढ़ा हो लेकिन वो भूल गया। SI यूनिट जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है, मतलब पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, ठीक है। इंटरनेशनली जब भी दो फिजिसिस्ट बात करेंगे किसी भी क्वांटिटी के बारे में, वो मास हो, वो लेंथ हो, वो टाइम हो, तो इन्हीं यूनिट्स में बात करते हैं, ठीक है। ये 7 यूनिट्स का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ मैं आपको मेमोराइज करा देती हूँ। जैसे कि मास की यूनिट SI यूनिट है kg, टाइम के लिए सेकेंड है और लेंथ के लिए मीटर है, ठीक है। ऐसी 7 क्वांटिटी की लिस्ट है जिनकी यूनिट्स फिक्स कर दी गई और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनली हर कंट्री में यही यूनिट्स हैं जिनमें फिजिसिस्ट वर्क करते हैं। एक्चुअली जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, कि हर जगह, हर कंट्री, हर स्टेट में उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन वो इंटरनेशनली एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ की जो सब लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबके लिए लर्न करना थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है जब आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट करते हो। वो हो गई आपकी इंग्लिश, इसीलिए आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जब वो क्वांटिटी से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे तो उनको चाहिए थी एक ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, मतलब सब उसी में बात करें, उसी में काम करें। तो उन्होंने 7 क्वांटिटीज को ग्रुप किया, ठीक है, और उनकी यूनिट्स डिसाइड कर ली जिनको हमने नाम दिया SI यूनिट, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। अभी आपकी CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट तो C फॉर सेंटी,
सी जो है आपका सेंटीमीटर है, जी क्या है ग्राम, एंड एस सेकेंड। ठीक है, एक यूनिट सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में, उसे हम कह देंगे सीजीएस यूनिट। ठीक है, और जैसे कि आपने अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब मास आपका ग्राम में रहेगा, ठीक है, और जो आपकी एक्सेलरेशन रहेगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, तो फोर्स आएगा आपका डाइन में। ठीक है, और अगर वही तो फोर्स आपका किस में आ जाएगा, डाइन में आ जाएगा। ओके, तो हमने ये तो ऑलरेडी समझ लिया कि एसआई यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या है, डाइन है। अब हम थोड़ा सा 1 न्यूटन क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फोर्स है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स कौन सा फोर्स होगा, 1 न्यूटन फोर्स कितना फोर्स होगा। 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 केजी के मास को, 1 केजी के मास की जो स्पीड है उसको 1 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में चेंज करते हैं। 1 न्यूटन फोर्स कौन सा फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 केजी के मास को, जो आपके 1 केजी के मास की स्पीड को, इसकी कुछ स्पीड होगी है ना, इसकी स्पीड जो होगी, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है आपकी, इसकी स्पीड कितनी है अभी जब ये मूव कर रहा है, तो 9 मीटर पर सेकेंड अगर इसकी स्पीड थी। ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, इसकी स्पीड हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। ये वही 10 केजी का मास है आपका, इसकी स्पीड कितनी हो जाए 9 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये स्पीड को चेंज करने में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वही फोर्स है 1 न्यूटन फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो कि 1 केजी का है, अगर उसकी स्पीड को 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर देना है हमें, तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसी फोर्स को हम क्या बुलाते हैं, 1 न्यूटन फोर्स। समझ रहे हैं आप। 1 Newton is defined as the force which when applied on a moving body of mass 1 kg in the direction of its motion, its velocity increases by 1 meter per second in 1 second। ओके, इस डेफिनेशन से आप एक और चीज़ मेमोराइज कर पा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि आप में से कई लोग भूल गए होंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्या हमें बताती है। तो एक्सेलरेशन होती है आपकी चेंज इन स्पीड इन 1 सेकेंड, और प्रिसाइजली बोलूं तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। कुछ लोग अभी सिर्फ स्पीड ही जानते होंगे, वेलोसिटी को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी कि वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन आपका होता है, एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम इंटरवल से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 न्यूटन कौन सा फोर्स है। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 केजी की मास की वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप में से कोई भूल गया है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो भी आपको याद आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है,
तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको बताता है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में पर सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, फोर्स की एक और यूनिट है kgf। उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज kgf, व्हाट इज 1 kgf। तो बेसिकली बेटा 1 kgf वो फोर्स है जो ग्रेविटी वन kg की बॉडी पर एक्सर्ट करती है। 1 kgf इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, जो ये फोर्स होगा ना Fg, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ एक्सर्ट कर रही है ऑन अ मास ऑफ 1 kg, ठीक है, वही है 1 kgf। 1 kgf बेसिकली वेट है। 1 kgf वेट है, वेट ऑफ 1 kg बॉडी। 1 kgf वेट है, 1 kg की बॉडी का जो वेट है वो है आपका 1 kgf। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। 1 kgf is the force with which Earth pulls a 1 kg mass towards itself. It is the gravitational unit of force। ये gravitational unit है force का। ठीक है, तो 1 kgf कौन सा force है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। 1 kgf वो force है जिससे Earth 1 kg के मास के ऊपर लगाती है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है वेट ऑफ 1 kg बॉडी। 1 kg की बॉडी का वेट 1 kgf है। तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट कुछ और नहीं है, अर्थ का जो ग्रेविटी का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसे ही हम क्या बुलाते हैं, उसे ही हम वेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब हम एक रिलेशनशिप जो है न्यूटन और केजीएफ के बीच में देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है 1 न्यूटन, एक न्यूटन और केजीएफ के बीच में, किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है ना। जैसे कि लेंथ की 2 यूनिट्स हैं, लेंथ की 2 यूनिट होती है मीटर एंड सेंटीमीटर। तो आप रिलेशनशिप देखते हो ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। वैसे आप इन दोनों यूनिट्स के बीच में भी रिलेशन देखो, क्योंकि दोनों फोर्स की यूनिट है, न्यूटन और केजीएफ। हो सकता है कि कभी एग्जाम में एक यूनिट में दे दे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े, तो वहां आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि द यूनिट ऑफ फोर्स केजीएफ एंड न्यूटन आर रिलेटेड एज 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये जो फोर्स की यूनिट है केजीएफ और न्यूटन, ये किस तरीके से रिलेटेड है कि एक केजीएफ फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल है। 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। आप में से कई बच्चे हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जब मैं लाइव क्लास ले रही होती हूँ तो ज़रूर पूछते हैं कि मैम ये 1 kgf 9.8 न्यूटन के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। ये 1 kg की बॉडी है, ये एक 1 kg की आपकी बॉडी है, इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। फॉर्मूला तो आप जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास तो कितना है 1 kg। एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा तो वो मैं बता देती हूँ। एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ हर एक बॉडी को इतना एक्सेलरेट करती है पर सेकेंड। हर एक बॉडी की जो स्पीड है उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज करती है। हर सेकेंड बॉडी की जो स्पीड है उसको कितना, वेलोसिटी को कितना चेंज कर देती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी को इतना चेंज कर देती है, तो यही होता है उसका एक्सेलरेशन। तो यहां से आ जाता है आपका फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसीलिए ये आपका रिलेशन आता है 1 kg फिजिकल टू 9.8 डाइन। सिमिलरली 1 ग्राम फोर्स का रिलेशन 989 होता है। एक बार हम समराइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ तो लिया ही है कि फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। तो शेप एंड साइज चेंज करती है, स्पीड को चेंज करती है और डायरेक्शन चेंज करती है ऑब्जेक्ट का। ये सब कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया आपने, जैसे बैलून का एग्जांपल देख लिया आपने, मैंने ऑलरेडी दिया भी था आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा वो उतना तेज़ी से मूव करेगा। यहाँ ट्रेन के केस में आप वो देख रहे हो। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप ये देखते हो कि जैसे ही आप बॉल को बैट से हिट करते हो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। इससे पहले कि मैं उन फोर्सेस को दिखाऊं, आपको नेम बताऊं कि कैसे फोर्सेस के 2 टाइप्स होते हैं और सारा डिवीजन करूं, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ बातें याद करते हैं। जैसे कि आपकी बॉल है, आपने उसको हिट किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करेगी और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कैसे स्टॉप हुई, किस चीज़ की वजह से स्टॉप हुई? फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से जो सरफेस ने उस पर लगाया, सरफेस ने जो उस पर अप्लाई किया उसकी वजह से वो क्या हो गई, वो रुक गई। ओके, तो यहाँ पर सरफेस ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, यानी कि जो सरफेस है उसने बॉल पे फोर्स लगाया, सरफेस बॉल के कांटेक्ट में था और उसने बॉल पर फोर्स लगाया। एक और एग्जांपल समझना है बेटा, तो आप इमेजिन करो कि आपकी कार जो है वो बीच रास्ते में रुक गई है, ठीक है। अब पापा कह रहे हैं कि बेटा जरा बाहर निकलो और कार को पुश करो, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई करो। तो अब कार के बाहर निकले तो क्या बिना उसको पुश किए, बिना उसके फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए आप उस पर फोर्स लगा सकते हो? नो मैम, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आप कार से थोड़ा दूर खड़े हो जाओ और कार पे फोर्स अपने आप अप्लाई होने लगे? आप कहोगे नो मैम, इसके लिए तो मैजिक चाहिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको फोर्स लगाने के लिए मस्कुलर फोर्स लगाओगे आप, तो है ना, आपकी मसल से आप फोर्स लगाओगे तो मस्कुलर फोर्स हुआ, तो फोर्स लगाओगे तो कार क्या करेगी, मूव करेगी। तो आपको फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन के फोर्स का एग्जांपल दिया या मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल दिया, ये फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो तब अप्लाई होते हैं, तब लगाए जा सकते हैं जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आए, फिजिकली कांटेक्ट में आए, ठीक है। मतलब जो दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन हो, वो किस तरीके का इंटरेक्शन हो, फिजिकली कांटेक्ट में आने वाला इंटरेक्शन हो, कांटेक्ट में आने वाला इंटरेक्शन हो दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। जहां फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स दोनों के एग्जांपल में, तो क्या होगा कि तो ये फोर्स अप्लाई हो सकता है। लेकिन मैग्नेट के साथ जरूर आपने कभी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, खेला होगा, है ना। तो अगर आपने मैग्नेट से किसी आयरन के पिन को या किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो वो आपने देखा हो कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। या अगर आपने दो मैग्नेट्स लिए और उनके सेम पोल को आप उनके थोड़ा पास ला करके रखते हो,
तो आप देखोगे कि वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लग रहे हैं, यानी कि पुश करने लग रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में वो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में है, फिजिकली कांटेक्ट में है, टच कर रहे हैं दोनों, या बिना टच किए ही फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं? बिना टच किए ही फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ जो इंटरेक्शन है वो कांटेक्ट वाला इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स में जो इंटरेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वो कांटेक्ट वाला इंटरेक्शन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है सिर्फ तब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, तो उन्हें हमने कांटेक्ट फोर्स कह दिया। फिर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है बिना कांटेक्ट में आए, उसे हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स कह दिया बेटा। Contact force and non-contact force. The force which are applied on a bodies by making a physical contact with them are called contact force. Says forces experienced by the bodies even without being physically in touch are called non-contact force. और वो forces जो bodies experience करती है बिना physically contact में आए हुए, उन्हें हम क्या बुला देते हैं? उन्हें हम non-contact force बुलाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, मस्कुलर फोर्स। ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? ये सारे जो हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। थोड़ा सा इन्हें समझते भी हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज स्प्रिंग एंड व्हाट इज टेंशन एंड मस्कुलर फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया है आपको कि एक बॉल है जिसको आपने हिट किया, बॉल को आपने हिट किया, बॉल थोड़ी देर बाद स्टॉप हो गई। तो बॉल क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि सरफेस एक फोर्स लगा रहा है। ओके, सरफेस ने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से बॉल के मोशन को उसने स्टॉप कर दिया। सिमिलरली साइकिल के साथ भी है, जैसे आपने पैडलिंग करना स्टॉप किया, थोड़ी देर बाद साइकिल मूव करते करते स्टॉप हो गई। यहाँ पे जो फोर्स है वो सरफेस ने ही फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ये जो बॉय है एक टेबल को पुश कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है बाहर से, है ना ये, और उसको टेबल को कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स बॉक्स के ऊपर अप्लाई ही करते रहना पड़ेगा, वरना ये जो टेबल है वो मूव करना बंद कर देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि सरफेस भी जो है वो एक फोर्स लगाता है। हर एक सरफेस जब किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो सरफेस उस पर एक फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है? विच एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट करता है, एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट करता है बेटा विच अपोजेस द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद दैट सरफेस। ठीक है, जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स है वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर लगाता है टू अपोज इट्स मोशन, क्या करने के लिए? मोशन का अपोज करने के लिए। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना चाह रहा है, स्लाइड करना चाह रहा है, रोल करना चाह रहा है, तो जो सरफेस है एक का सरफेस दूसरे के सरफेस को अपोज करेगा, उस मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसी को हम क्या बुलाते हैं? फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स उसका हमने नाम दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि अपोज करता है, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो जो फोर्स की, ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होती है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, हम ऑब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। जैसे कि हमने साइकिल को एक बार फोर्स लगाया साइकिल के ऊपर, एक बार पैडलिंग की, अब साइकिल हमेशा मूव करती रहती अगर फ्रिक्शन का फोर्स एक्सर्ट नहीं करता एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट तुरंत रुक जाता है, तो बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है। नहीं तो आपकी व्हीकल कभी स्टॉप ही नहीं हो पाती। फ्रिक्शन का फोर्स ही हेल्प करता है आपको इजीली मूव करने में। जैसे ही कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, आपके फ्रिक्शन का फोर्स डिक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन का फोर्स सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस जैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन का फोर्स कितना और कैसा लग रहा है, ठीक है। तो सरफेस जितना रफ है फ्रिक्शन का फोर्स उतना ज़्यादा है, सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन का फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो आपके लिए एक रफ सरफेस पे चलना ज़्यादा इजी है एक स्लिपरी एक स्मूथ सरफेस पे चलने से, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फ्रिक्शन का फोर्स हमको ऑब्जेक्ट के मोशन को कंट्रोल करने में उस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नॉर्मल फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या है आपका। ये एक टेबल है, उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और आप तो जानते हो कि जो ग्रेविटी है, जो अर्थ वो हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट करती है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लग रहा होगा ना ग्रेविटी का, जो उसको खींच रहा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल को तोड़ करके नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करने लग रही है। आप बोलोगे क्योंकि मैम टेबल है ना, टेबल उसको नीचे मूव करने नहीं दे रहा है, टेबल पे रखी हुई है इसलिए नहीं कर रही है नीचे मूव, यही कहोगे ना बेटा, ठीक है। तो टेबल क्या कर रहा है कि टेबल उसको मूव नहीं करने दे रहा, ऐसा क्या कर रहा है टेबल? टेबल जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। टेबल जो है वो इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। मतलब ये जो दो सरफेसेस हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, उनके परपेंडिकुलरली टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। उसी फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? नॉर्मल फोर्स बुलाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है, सरफेसेस इन कांटेक्ट, उसके पैरेलल लगता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेस जो कांटेक्ट में है ना उसके पैरेलल लगेगा। इसे F से दिखाया जाता है और इसे जो है फ्रिक्शनल फोर्स को हम F से दिखाते हैं और इसे हम N से दिखाते हैं नॉर्मल फोर्स को। नॉर्मल दोनों फोर्सेस एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर अप्लाई करता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है? जो एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के ऊपर होने को अपोज करता है। एक सरफेस दूसरे सरफेस, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगाती है और इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा होता है एंड पैरेलल टू द सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। और हमेशा पैरेलल होता है उन सरफेस के जो आपस में कांटेक्ट में है, जो आपस में किस में है? कांटेक्ट में है। एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू
द सर्फेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट एंड इट इज एक्सर्टेड बाय वन सरफेस टू अनदर। मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कैसा परपेंडिकुलर फोर्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट। वो सरफेसेस जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में उनके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल फोर्स बुलाते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा तो कभी कोई हैवी पर्सन है, वो किसी चेयर पे बैठ गया और चेयर टूट गई, तो वहां पर होता क्या है? वहां पर होता यही है बेटा कि एक तो वो जो पर्सन है आपका या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको किसी टेबल पे रखा और टेबल या चेयर जो भी है वो आपकी ब्रेक हो गई, तो वहां पे हुआ क्या? एक फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, ठीक है, और एक वो जो एक सरफेस है दूसरे कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा। तो जब तक कोई चीज़ किसी टेबल पर किसी चेयर पर रखी हुई है और वैसे ही रेस्ट में रखी हुई है, वहाँ पर क्या है ना, ये जो नीचे जो अर्थ वेट लगा रही है, ग्रेविटी का फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो नॉर्मल फोर्स को जब तक कैंसिल करता रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, जब तक एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, जब तक एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, जब तक एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगी, टेबल पर, चेयर पर, या फिर कोई पर्सन जो है आराम से चेयर पर बैठा रहेगा। लेकिन अगर उसका वेट ज़्यादा हो गया उस नॉर्मल फोर्स से जो एक सरफेस दूसरे की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो चेयर टूट जाती है। ठीक है, तो आज आपको पता चल गया होगा कि भाई अंकल की चेयर क्यों अंकल के बैठने पर टूट गई थी, या आंटी की चेयर। ठीक है, अब हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझते हैं। स्प्रिंग का जब भी हम शेप चेंज कर देते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं या उसे एलोंगेटेड कर देते हैं, उसे खींच के लंबा कर देते हैं या उसे कंप्रेस करके छोटा उसकी साइज को चेंज कर देते हैं, होता क्या है कि उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है विच ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो क्या करता है, उसकी ओरिजिनल साइज को जनरेट कर रहा होता है। हमेशा से स्प्रिंग के अंदर फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी शेप या मतलब बेसिकली शेप या उसकी साइज जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है विच ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज शेप। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक्सर्ट नहीं करेगा जब तक वो रेस्ट में है। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है तो सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगाने लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा नहीं लग रहा होता है ना। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल, फ्रिक्शनली फोर्स सिर्फ लगने लगा। जैसे मैंने बता दिया कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर फोर्स लगाता है, तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, अब तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए। बेटा अगर ऐसा हुआ कि इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगने लगा, तो फिर तो ये मूव करने लगेगी ना। आपने देखा है कोई ऑब्जेक्ट रखे रखे मूव करने लगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जैसे ही इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा तो एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक फोर्स लगाएगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, टू अपोज इट्स मोशन, उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए। और एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा। हम वापस स्प्रिंग फोर्स पर आ जाते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो स्प्रिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच इज कम इन टू प्ले व्हेन वी चेंज shape and size of a spring to spring force tries to regain its original shape and size। spring force एक्शन में आ जाता है जब हम किसी स्प्रिंग की शेप साइज को चेंज कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, तो वो जो है एक्शन में आता है और वो क्या कोशिश करता है कि वो ओरिजिनल शेप को चेंज कर ले और उसकी डायरेक्शन उसी बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिन्होंने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगेगा
जो आपका स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट होगा वो अवे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगेगा। वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? पुश करेगा। वो ऑब्जेक्ट को क्या करने लगेगा? पुश करने लगेगा। लेकिन यही इस केस में जो कि मास है, जिसने क्या किया है, स्प्रिंग, ये मास क्या करेगा? स्प्रिंग की साइज को इंक्रीज कर देगा, है ना, लॉन्गेटेड कर देगा। तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स किस तरीके से लगेगा? इसमें फोर्स इस तरीके से लगेगा कि ऑब्जेक्ट पुल हो, खींचे ऑब्जेक्ट, है ना, कि जो स्प्रिंग का ओरिजिनल शेप है वो वापस रिगेन कर पाए। टेंशन, force of tension come into play when we stretch a rope, a string। जब हम किसी स्ट्रिंग या किसी रोप को स्ट्रेच कर देते हैं तो एक फोर्स एक्शन में आता है विच इज नोन एज टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन का फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि कम इनटू एक्शन इन रोप इन अ स्ट्रिंग व्हेन वी स्ट्रेच इट। जब तक वो स्ट्रिंग, वो कोई धागा जो है, कोई रोप जो है वो लूज रहेगी, तब तक ये टेंशन का फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे उसे हम स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए, ये एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और दैट्स व्हाई इट स्ट्रिंग्स, रोप्स आर यूज्ड टू हैंग, सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करने के लिए, हैंग करने के लिए हम रोप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रोप क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर लेती हैं और फिर एक फोर्स एक्शन में आता है जिसको हम बुला रहे हैं टेंशन का फोर्स। ये क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होता है। हमेशा ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लग रहा होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच स्ट्रेच द रोप और टेंशन, ठीक है, स्ट्रेच द रोप। ये जो टेंशन का फोर्स है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की ओर लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। जो ऑब्जेक्ट उसको स्ट्रेच कर रहा होता है उससे दूर की ओर ये वर्क कर रहा होता है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो तो उस पुश करते हो, पुल करते हो, तो उसके लिए जो फोर्स अप्लाई करते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मसल्स चाहिए होते हैं। तो वही फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, इवन एनिमल्स जो अप्लाई करते हैं, जैसे कैमल हो गया, ठीक है, आप कौन सा फोर्स अप्लाई करते हो? तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हो। मसल्स जो फोर्स लगाती हैं टू पुल, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, जो एक्सरसाइज में फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? तो वो का मस्कुलर फोर्स होता है। आज के लिए बेटा बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।